हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है, सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 प्रवेश स्तर। जी हाँ दोस्तों, और वैकेंसी आ गई है मध्य प्रदेश सिविल जज की। दोस्तों सिविल जज की वैकेंसी आ गई है और इस वीडियो में आप पूरी डिटेल जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो 5 तारीख आज नोटिफिकेशन आई है शिक्षक दिवस पर। बहुत बड़ी बधाइयाँ खुशखबरियाँ आई हैं आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। और सिविल जज के 2019 और 18 के पेपर आपको इस चैनल पर अवेलेबल हैं। आप जाइए, प्ले लिस्ट बनी है मध्य प्रदेश सिविल जज की, और उसमें आप पूरे पेपर देखिए। तो आवेदन करने की तो है प्रारंभ तिथि 22 सितंबर मंगलवार से, अच्छा दिन है। और 22 सितंबर 2020 से आप मध्य प्रदेश सिविल जज में आवेदन कर सकते हैं दोपहर 12 बजे से। याद रखिए दोपहर 12 बजे से, वरना आप पहले पहुंच जाएं। उसके बाद आवेदन करने की अंतिम तिथि है 5 नवंबर। तो काफ़ी कम दिन मिल रहे हैं, 15 दिन से 13 दिन है लगभग। तो आप 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं मध्य प्रदेश सिविल जज में। क्या क्या चाहिए होता है, क्या LLB चाहिए होती है, कितने परसेंट प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है, सब डिटेल आप इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरी वीडियो देखिए। आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रारंभ तिथि तो 10 नवंबर तक आप इसको थोड़ा चेक कर लें, सुधार मुधार कुछ करवा सकते हैं, तो वो बात की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फॉर्म भरने में। तो ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि और मुख्य परीक्षा, मतलब जो इसमें 3 स्टेज का होता है, प्रीलिम्स और मेंस, वो बाद में बता दिया जाएगा। तो सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 प्रवेश स्तर सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट www.mphighcourt.government.in के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन प्राप्त आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब आपको ओनली ऑनलाइन भरना है। और मैं थोड़ा तेज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सबसे पहले बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश व विधि नीचे दी गई है। www.mphighcourt से आप यह फॉर्म भर सकते हैं। इस साइट पर आप ऑनलाइन किसी भी MP ऑनलाइन शॉप पर जाकर भर सकते हैं। अब बात करते हैं कितनी फीस लगेगी। अनारक्षित वर्ग तथा मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के निवासी सभी आवेदकों के लिए 722.16 रुपये लगेंगे। सेवा प्रदाता का शुल्क तथा 400 रुपये परीक्षा शुल्क, अर्थात आपका 1122 रुपये लगेगा अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं, या मध्य प्रदेश से किसी अन्य राज्य के अगर आप SC ST OBC के हैं तो भी आपको उतने ही रुपये देने होंगे। मैं मध्य प्रदेश से बाहर के राज्यों की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश राज्य के निवासी आरक्षित वर्ग में आते हैं, समस्त दिव्यांग आवेदकों के लिए, जैसे आप SC ST OBC या कोई PWD दिव्यांग कैंडिडेट में आप आते हैं, तो आपके लिए 722 रुपये लगेंगे। और जनरल के कैंडिडेट और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लगेंगे 1122 रुपये। तो आप यह जान लें। उसके बाद नोट है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें संपूर्ण चयन प्रक्रिया में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी माना जाएगा और तदनुसार उन्हें परीक्षा शुल्क भी देना होगा। मतलब जो अभ्यर्थी मध्य प्रदेश से बाहर के हैं वो अनारक्षित मतलब अनरिजर्व में आएंगे, उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है ऊपर वर्णित शुल्क परिवर्तन के अधीन है और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित शुल्क का भुगतान करना होगा तथा शुल्क परिवर्तन के संबंध में आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे कि अगर गवर्नमेंट फिर से कोई नोटिफिकेशन निकाल कर अगर शुल्क में थोड़ा परिवर्तन करती है तो परिवर्तन माना जाएगा, लेकिन ऐसा कोई परिवर्तन अभी होने की संभावना नहीं है। आप टेंशन फ्री रहिए। नेक्स्ट है अभ्यर्थी का आवेदन जमा तभी माना जाएगा जब निर्धारित शुल्क का ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक हो चुका हो। अब यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी कि परीक्षा हेतु आवेदन व शुल्क निर्धारित तिथि व समय के पूर्व जमा हो चुका हो। तो आप तो पहले समय से तुरंत जब आप फॉर्म भरें तभी ऑनलाइन पे कर दें। जितनी रुपये मैंने फीस बताई है 1100-1200 रुपये जितनी भी बताई है मैंने अनरिजर्व की, और बाकी कैटेगरी की 700-800 रुपये तो आप भर दें। बैंकिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन व अन्य किसी कारणवश यदि अभ्यर्थी का आवेदन व शुल्क यदि निर्धारित अवधि के पूर्व जमा नहीं हो पाते हैं, सॉरी थोड़ा वो वो हो गया है, थोड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इससे संबंधित आवेदनों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें स्वतः निरस्त माना जाएगा। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। MP ऑनलाइन पर आप जाइए, पूरे डॉक्यूमेंट ले जाइए और फॉर्म भर दीजिए। नेक्स्ट है भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से मध्य प्रदेश शासन विधि और विधि कार्य विभाग के अंतर्गत रिक्त कुल 252 पद हैं दोस्तों। बैकलॉग फॉर प्रीवियस ईयर 252 पद हैं, जिनमें से 192 + 60 बैकलॉग फॉर प्रीवियस ईयर। सिविल न्यायाधीश प्रवेश स्तर के अस्थायी पदों के लिए निर्धारित प्रपत्र के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद श्रेणीवार निम्नानुसार हैं। तो अनारक्षित जिसे अनरिजर्व कहते हैं उसके पास है 96 + 6 पर एक स्टार लगा है। उसके बाद अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं OBC जिन्हें अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं तो 27 पोस्ट +2 पर स्टार है, मतलब यह बैकलॉग पोस्ट हैं। और अनुसूचित जाति के लिए
अनुसूचित जाति जिसे एससी कैटेगरी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 31 है +2 बैकलॉग है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 38 है +48 है +2 और है, तो जिन्हें एसटी कैटेगरी कहते हैं। तो स्टार का मतलब यहाँ पर 1 स्टार का मतलब है बैकलॉग पीएच पोस्ट, और डबल स्टार का मतलब होता है बैकलॉग पोस्ट। तो इसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और मैंने मध्य प्रदेश सिविल जज का पेपर डाला है, 2018 का डाला है, 2019 का डाला है, मेंस के पेपर डाले हैं, और हम हर दिन कुछ करवाएंगे आज से, क्योंकि सिविल जज एग्जाम आ रहा है, तो आप कर दें तैयारी चालू। अब उपरोक्त पदों 192 में से स्थायी दिव्यांग स्पेशली एबल्ड अभ्यर्थियों को द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के नियम 34 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत आरक्षण कुल रिक्तियों का 4% तक सीमित रहेगा, जिनका चयन दिव्यांगों की मेरिट क्रम अनुसार किया जाएगा, अर्थात जिस वर्ग का दिव्यांग आवेदक मेरिट क्रम में चयनित होगा उसकी पूर्ति उसी वर्ग के लिए स्वीकृत रिक्त पदों में से की जाएगी, अर्थात आरक्षण रोस्टर से मुक्त होगा। तो यह तो कुछ और बात है, हम और देखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो अपना अनारक्षित भरें। हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो मध्य प्रदेश से बाहर के हैं, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या कहीं के भी हैं, वो अनारक्षित भरें, मतलब आप अनरिजर्व भरें, ठीक है। तो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं जो वही अपनी श्रेणी भरें, जो SC ST कैटेगरी के हैं वो अपनी कैटेगरी MBA वाले स्टूडेंट भरें। अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी का लाभ उन्हीं आवेदकों को प्राप्त होगा जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हों। यह बात आप पॉइंट आउट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, चयनित आवेदकों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी, और किसी भी पक्ष द्वारा 1 माह का सूचना पत्र देने पर सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। नेक्स्ट है, चयनित आवेदक को अधिकृत मेडिकल बोर्ड से निर्धारित शुल्क अदा कर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी पेश करना होगा। तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस, या बाद की बात हो रही है जब आपका सिलेक्शन होने लगेगा, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, पदों की संख्या परिवर्तनीय रहेगी। पदों की संख्या को चयन प्रक्रिया के दौरान व अंतिम चयन सूची जारी होने तक किसी भी स्तर पर कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अंतिम चयन के पूर्व किसी भी चरण में ऐसी रिक्तियां इस विज्ञापन के अंतर्गत शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जाएंगी, परंतु ऐसी अतिरिक्त पदों के लिए पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किए जाएंगे। मतलब जो इन पद हैं जो वैकेंसी, इनमें थोड़ा चेंजेस हो सकता है, लेकिन होता नहीं है, लेकिन वो ऐसा लिख देते हैं कि कभी चेंजेस करना पड़े अगर तो। नेक्स्ट, सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 है, प्रवेश स्तर है, जिसे हम सिविल जज लेवल कहते हैं। श्रेणी आपकी राजपत्रित रहेगी और द्वितीय श्रेणियां हैं। अब आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं, वो है वेतनमान। वेतनमान है आपका 27,700 से 770, 33,090, 920, 40,450, 10,80 और 44,770। इसकी बात हम डिटेल में करेंगे कि कैसे इससे हम मेन वेतन निकाल सकते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी तनख्वाह मिलेगी। एवं प्रचलित दर अनुसार महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते 6 पे कमीशन के हिसाब से आपको मिलेंगे। अब काफ़ी महत्वपूर्ण बात हो रही है, आप लोग अब देखिए, वीडियो को फुल देखें। अब आप कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले, कोई भी व्यक्ति सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 के पद के लिए अर्ह तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। तो आप भारत के नागरिक हैं, आप हैं। नेक्स्ट है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त कर ली हो, मतलब आपके पास डिग्री आ गई हो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। जी हाँ दोस्तों, विधि स्नातक मतलब कि आपके पास बैचलर ऑफ लॉ, LLB, BA LLB या LLM है तो वो तो मास्टर हो जाएगा और अच्छी बात है। बाकी आप BSc LLB या LLB होना चाहिए, चाहे आपका इंटीग्रेटेड हो BA LLB वाले भी। लेकिन आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट आउट करने वाली बात है, आप पॉइंट आउट करिए कि अंतिम तिथि तक प्राप्त कर ली हो, मतलब आपके पास आ गई हो, अंतिम तिथि तक आपने प्राप्त कर ली हो, आपके पास डिग्री आ गई हो और उसका अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका हो और उनके पास आवश्यक दस्तावेज उस दिन के मौजूद हों। मतलब अंतिम परीक्षा परिणाम आपका घोषित हो चुका हो और आवश्यक दस्तावेज आपके पास हों, और वह अच्छा चरित्र रखता हो तथा अच्छी स्वास्थ्य वाला हो तथा किसी भी ऐसी शारीरिक कमी वाला ना हो जो उसे ऐसी नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त करता हो। मतलब इतनी बड़ी शारीरिक कमी नहीं होना चाहिए कि मतलब ये इलॉजिकल हो कोई सिविल जज बनना, तो ऐसी तो कोई प्रॉब्लम आप में नहीं होगी। नेक्स्ट है आयु सीमा। तो आयु सीमा 1 जनवरी 2020 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 35 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, तो 21 साल से 35 साल तक के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 1 जनवरी 2020 को 21 साल के हो गए हों और 35 साल तक के 1 जनवरी 2020 तक हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ छूट दी गई हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, जो अधिसूचित अनुसूचित जनजाति या आप SC या ST कैंडिडेट हैं, तो आपको 3 साल की छूट और मिल जाएगी। 35 से आपके 38 साल तक आप दे सकते हैं। और अगर आप मध्य प्रदेश शासन की समस्त श्रेणी के स्थायी या अस्थायी शासकीय कर्मचारी के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।
और नेक्स्ट है दिव्यांग आवेदकों को भी उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिव्यांग आवेदक को आवेदक करने की तिथि को 40% या अधिक की दिव्यांगता होने पर भी प्राप्त होगा। नेक्स्ट है एक नोट है जो आपको पढ़ना जरूरी है। मैं फुल नोटिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ और चैनल वाले डायरेक्ट बताते हैं, लेकिन आप फुल देखेंगे तो आप शॉर्ट तो वैसे ही बता देंगे, लेकिन शॉर्ट देखेंगे तो क्या फुल बता पाएंगे। तो ऐसे सभी आवेदक जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें अनारक्षित श्रेणी में ही माना जाएगा और वे आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अनारक्षित ही भरें और उसी अनुसार परीक्षा शुल्क भी दे होगा और उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति एवं श्रेणी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है उच्चतम आयु में छूट का लाभ और यह सब वही हैं, यह हम देख चुके हैं। और निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और यह चयन के लिए उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा। तो यह तो बात हो गई। और अब हम इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की निर्देश और विधि। कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानी पूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। आप www.mphighcourt.government.in से आप आधिकारिक वेबसाइट डाउनलोड कर लें और ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 5 नवंबर तक भरे जा सकते हैं। रात के 11:55 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप जल्दी ही फॉर्म भरिए क्योंकि चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप फॉर्म जल्दी ही भरें। आप फॉर्म थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है आवेदन पत्र आवेदक स्वयं अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और आवेदन पत्र मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphighcourt.government.in पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी को उक्त वेबसाइट में जाकर रिक्रूटमेंट रिजल्ट की बटन में क्लिक करना होगा। क्लिक हियर करेंगे आप जब तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड क्लिक करने के पश्चात 4 लिंक उपलब्ध होगी जो अनुसार सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन और फिर एडिट एप्लीकेशन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक कर विज्ञापन के पूरे निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर चाही गई जानकारी को दर्ज करें जिससे अभ्यर्थी द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी में यूजर आईडी एवं पासवर्ड भेजा जाएगा, जिसके द्वारा अभ्यर्थी एप्लीकेशन लिंक में क्लिक कर अपना आवेदन फॉर्म पूरा भरकर अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर देंगे। तो आपको तो फुल डॉक्यूमेंट रखना ही है। कृपया ये तो सब बात हो गई हैं। परीक्षा शुल्क आप 11:55 तक भर सकते हैं 5 नवंबर तक, लेकिन आप पहले ही भर दें। मैंने जैसा कि पहले बताया मैं सबको कहता हूं। अब हम मेन चीज़ पर आते हैं। ये तो सब फालतू की बात हो गई। मेन चीज़ करेंगे अब हम कि परीक्षा की योजना क्या है। सबसे पहले यह परीक्षा सिविल जज लेवल की 3 चरणों में होती है। सबसे पहले ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा जिसे प्रीलिम्स कहते हैं, नेक्स्ट होता है मेंस परीक्षा और थर्ड होता है इंटरव्यू। अब हम जानेंगे कि क्या होती है प्रथम परीक्षा। तो इस वीडियो में आप सब कुछ जान जाएंगे एक ही वीडियो में, और वीडियो देखने की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं, सब जान जाएंगे। प्रथम चरण में ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी जो कि मुख्य परीक्षा के लिए आवेदक संख्या को सीमित करने के लिए केवल अनुवीक्षण स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसमें 150 नंबर का एग्जाम होता है और उसमें थोड़ा सा जीके आता है और बाकी लॉ आता है। अब हम वो भी बात करेंगे, लेकिन अब थोड़ा और पढ़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन सेवा प्रदाता के द्वारा अपने पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से एक से अधिक दशकों में, मतलब 1 से अधिक शिफ्टों में होगी आपकी परीक्षा। जैसे एक दिन में 2 शिफ्ट हैं तो अलग अलग आपका एग्जाम होगा। तो आपको तो एक ही एग्जाम देना है सिविल जज का, लेकिन जैसे स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो 2 शिफ्टों में यह एग्जाम करवाया जाता है। पिछली बार यह 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। परीक्षा की पालियां, दिनांक, समय एवं जिले बाद में अधिसूचित किए जाएंगे। 1 से अधिक पालियों में परीक्षा होने पर प्रत्येक शिफ्ट के प्रश्न पत्र के सेट अलग अलग होंगे। आपका पेपर अलग अलग होगा, किसी का सुबह होगा पेपर, किसी का शाम के होगा, लेकिन दोनों पेपर अलग अलग होंगे। और किसी भी सेट के संबंध में परीक्षार्थियों को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। परीक्षा केंद्र विभिन्न जिला मुख्यालय के शैक्षणिक संस्थान होंगे। अब हम जानेंगे कौन कौन से कहाँ पर आप इसका वो फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कहाँ आपका एग्जाम हो सकता है। संभावित जिले में आपको बताता हूँ, जबलपुर जहाँ पर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है, उसके बाद है भोपाल जहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी है, इंदौर है सबसे स्वच्छ शहर है भारत का, ग्वालियर है उसके बाद जहाँ पर हाई कोर्ट की खंडपीठ है। आप सागर भी भर सकते हैं जहाँ डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश का। सतना में आप भर सकते हैं और उज्जैन में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उज्जैन, सतना भी एक स्मार्ट सिटी में शामिल है, उज्जैन भी, ये सब स्मार्ट सिटी में शामिल शहर दे दिए गए हैं। तो जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना और उज्जैन में आपके संभावित जिले हैं, आपके पेपर हो सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए परीक्षा केंद्र व परीक्षा जिले कम या अधिक किए जा सकते हैं, लेकिन आप यह फॉर्म में भर सकते हैं।
परीक्षा पाली, परीक्षा केंद्र व परीक्षा जिले के आवंटन संबंधी ऑनलाइन सेवा प्रदाता का निर्णय अंतिम होगा। अब बात करते हैं प्रवेश पत्र, तो वो तो आप सब बाद में जानेंगे। प्रवेश पत्र भी वैसा ही निकल आएगा, www.mphighcourt.government.in पर जब आप जाएंगे तो आपको निकल आएगा। परीक्षा की प्रारंभ मतलब जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे आप एक हफ्ते पहले इसको निकाल सकते हैं। अब हम बहुत महत्वपूर्ण चीज देखने जा रहे हैं। आप वीडियो को रोकिए नहीं। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम निर्धारित अंकों से निम्नानुसार है। मतलब अब हम जानेंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स 150 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आते हैं, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। सबसे पहले आएगा भारत का संविधान, 10 मार्क्स का संविधान आएगा जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसके बाद 15 नंबर की सीपीसी आएगी जिसे हम सिविल प्रक्रिया संहिता कहते हैं। और 7 नंबर का आएगा ट्रांसफर संपत्ति अंतरण अधिनियम, शायद जिसे इंग्लिश में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहते हैं। उसके बाद आएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। उसके बाद आएगा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम जिसे हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहते हैं। तो 6 मार्क्स रहेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर। फिर उसके बाद है परिसीमा अधिनियम, 4 नंबर का लिमिटेशन एक्ट रहेगा। फिर उसके बाद एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट रहेगा 5 मार्क्स का। एमपी लैंड रेवेन्यू कोड रहेगा 5 मार्क्स का। और ये लोकल लॉ हैं, ये दोनों लोकल लॉ हैं, आप पॉइंट आउट कीजिए। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको सिविल जज में सिलेक्शन होना है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम महत्वपूर्ण है, जिसे इंडियन एविडेंस एक्ट कहते हैं। 1872 का एक्ट है और 15 मार्क्स आते हैं। फिर उसके बाद आईपीसी आएगी 15 मार्क्स की, सीआरपीसी आती है 15 मार्क्स की, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आता है 5 मार्क्स का। और अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और अंग्रेजी ज्ञान की। तो लॉ वाला पोर्शन हो जाएगा आपका 110 मार्क्स का। 40 मार्क्स में आपका जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश रहता है। तो जीके 20 मार्क्स का आता है, कंप्यूटर 10 मार्क्स का और अंग्रेजी 10 मार्क्स की, जिसे हम इंग्लिश कहते हैं। तो इसकी पूरी तैयारी आपको स्टडी 16 चैनल पर मिलेगी। 110 का लॉ और 40 का जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश। नेक्स्ट अब बात करते हैं ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा प्रक्रिया। वो हम सब जान चुके हैं कि 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। मैंने अब इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ क्या क्या है, क्योंकि मैं सब पढ़ चुका हूँ। 2 घंटे में आपका एग्जाम होगा, 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। बिना फिक्र होकर आप दीजिए। यह लिखा है कि इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप मॉक टेस्ट दीजिए, मैं भी आपको मॉक टेस्ट करवाऊंगा। ठीक है, आपको यह सब अब हम जान गए। अब हम जानेंगे मेंस में क्या होता है और जानेंगे मेंस में कैसे पेपर आते हैं, क्या सब होता है। लेकिन आप यहाँ पर कुछ आवश्यक सूचना दीजिए कि आवेदक को अपने चुने हुए परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व अथवा कोविड-19 के कारण कॉल लेटर में दिए गए समय पर उपस्थित होना होगा। यह सब तो वही बातें हैं कि आपको थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। और यह सब हम देख चुके हैं। अब हम जानेंगे मेंस की। मेंस 400 नंबर का होता है, 4 पेपर होते हैं, 2 दिन में होते थे पहले। अब हम जानेंगे इसमें उन्होंने क्या किया है। तो जब आप प्रीलिम्स में आप सफल हो जाएंगे तो आपका मेंस एग्जाम होगा। मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र आपको फिर से आपको मेंस के लिए एक फॉर्म भरना होगा। आपकी जबलपुर में मेंस एग्जाम होंगे। फिर आपका प्रवेश पत्र आएगा मेंस का, जब आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे। तो अब आपका होगा मुख्य परीक्षा का। अब हम पाठ्यक्रम देखेंगे। 3 घंटे मिलेंगे, 4 क्वेश्चन होंगे मेंस के। अब हम देखते हैं 100 नंबर के आपको 4 क्वेश्चन पेपर देने हैं। अब मेंस के ही मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं। प्रीलिम्स में ओनली आप सिलेक्शन हो गए, लेकिन आपके मार्क्स मेन उसमें नहीं जुड़ेंगे। ओनली है स्क्रीनिंग टेस्ट होता है प्रीलिम्स। प्रथम प्रश्न पत्र संविधान, सिविल विधि एवं प्रक्रिया का होगा, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं। प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है। तो आपका एक पेपर होगा, 4 पेपर मेंस के होंगे। एक दिन में 2 पेपर होते हैं, दूसरे दिन में आपके 2 होंगे। यह मैं पिछले की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका संविधान आएगा, उसमें एक क्वेश्चन पेपर में आपके 6 एक्ट आते हैं। तो सबसे पहले भारत का संविधान, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। सीपीसी आएगी 1908 वाली। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 आएगा। पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ लोग पूरा पढ़ जाते हैं, मैं उन्हें हमेशा नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह देता हूं। ओनली चैप्टर 1, 2 और 6 से 8 चैप्टर तक आने हैं, बाकी के चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। और लिमिटेशन एक्ट बच्चे पूरा पढ़ जाते हैं, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लिमिटेशन एक्ट का भाग 2 और भाग 3 अकेला पढ़ना है। यह हो गई पेपर 1 की बात। अब हम देखेंगे पेपर 2 किस प्रकार का आता है। अब 100 नंबर का पेपर 2 होगा, यह भी 3 घंटे का होता है। इसमें आपको एक सोशल इशू पर एक ऐसे लिखना पड़ता है, जैसे कि कोई सोशल इशू है सामाजिक कि वुमेन एम्पावरमेंट है या कोई भी ऐसा वो चल रहा है, उस पर 30 अंकों का आप एक ऐसे लिखेंगे। एक आपको लीगल मैटर पर ऐसे लिखना होगा और यह 20 मार्क्स का होता है। जैसे कि कोई भी आ गया सेक्शन 377 है या कोई भी सेक्शन 299 है, किसी पर भी, मतलब एक आपको लीगल ऐसे लिखना है 20 मार्क्स का। उसके बाद आपको संक्षिप्तीकरण लेखन लिखना है 20 अंक का। यह तो हो गए 70 नंबर।
अब आ गए सबसे महत्वपूर्ण मार्क्स जो आपका सिलेक्शन तय करते हैं। 80% सिलेक्शन इन्हीं मार्क्स से डिसाइड हो जाता है, क्योंकि यह काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम है। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद 15 अंक का और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद 15 अंक का, तो 30 मार्क्स आपके लिए ट्रांसलेशन पर रहेंगे। हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी 15-15 की रहेगी, तो टोटल हो गए 30 मार्क्स। अब हो गए 2 क्वेश्चन पेपर। अब हम देखेंगे तीसरे क्वेश्चन पेपर को। तीसरा क्वेश्चन पेपर में आपके लिए 100 अंक निर्धारित हैं और मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 आएगा इसमें, और मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959। इससे पहले मैं थोड़ा यह अपना बंद कर देता हूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तो तीसरे पेपर में आपके लिए मतलब लोकल लॉ आएंगे ज़्यादातर, एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट और एमपी लैंड रेवेन्यू कोड, 2 तो यह हो गए। और उसके बाद आपको आएगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, और आईपीसी आएगी, और सीआरपीसी रहेगी, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रहेगा। लेकिन आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ओनली सेक्शन 138 से 147 तक। ये तो हो गया 3 पेपर। अब लास्ट पेपर रहेगा और आपका फिर इसके बाद होगा इंटरव्यू। अगर आपके मार्क्स अच्छे आए, आप मेरिट में आ गए, आप टॉप उतने में आ गए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप इंटरव्यू में चयनित हो जाएंगे। चतुर्थ प्रश्न पत्र निर्णय लेखन का होगा और जिसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं। चतुर्थ प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है। सबसे पहले आपको विवादकों का स्थिरीकरण करना पड़ेगा, 10 मार्क्स मिलेंगे, और आरोपों की विरचना के 10 मार्क्स रहेंगे। और अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका सिलेक्शन करवाती है वो है निर्णय आदेश सिविल लेखन, 40 अंक का रहेगा, और निर्णय आदेश दांडिक लेखन जिसे जेएमएफसी भी कहते हैं, 40 अंक में आपको करना पड़ेगा। ये सिविल जज 2nd क्लास लिखा है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1st क्लास लिखा है, आप लोग कन्फ्यूज मत होइए। तो आपको आदेश जिसे जजमेंट ऑर्डर राइटिंग कहते हैं वो आपको करनी पड़ेगी, और 80 मार्क्स तो जजमेंट और ऑर्डर राइटिंग के हो गए। अब आपके 20 मार्क्स ये हैं। तो अब हमने जाना मेंस के बारे में। तो इसके बाद आप अगर मेंस में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उससे पहले आप लोग कुछ चीज़ जान लीजिए जो काफ़ी बच्चे कम जानते हैं और वो पेपर देने चले जाते हैं। मुख्य परीक्षा में सभी 4 प्रश्न पत्रों को मिला रखकर अनारक्षित वर्ग एवं अन्यपेक्षणा वर्ग के आवेदकों को न्यूनतम 50% अंक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आपको मेंस परीक्षा में 50% अंक लाने ही हैं अगर आप जनरल या ओबीसी के हैं, और अगर आप एससी या एसटी के हैं तो 45% मार्क्स आपके आना चाहिए। जैसे कि 400 मार्क्स के आपके 4 पेपर मेंस के हैं तो 200 मार्क्स आपको जनरल ओबीसी कैंडिडेट को चाहिए, 45% आप निकाल लीजिए, इतने आपके लिए एससी एसटी कैटेगरी को चाहिए, तभी आप इंटरव्यू में आप माने जाएंगे। और उसके बाद मेरिट वो अलग बनेगी। मुख्य परीक्षा में सम्मिलित आवेदकों में से उक्त अनुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करने वालों में से श्रेणीवार विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 3 गुना जो कम हो, मतलब आपके लिए आप मानिए इंटरव्यू में लगभग 3 गुना को बुलाते हैं, तो यह तो हो गई बात। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा, और आपको इंटरव्यू में न्यूनतम 40% अंक अर्थात 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा और 20 मार्क्स आपको जरूरी हैं, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब अंतिम चयन का आधार देखते हैं। अंतिम चयन मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर मेरिट से किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए आवेदकों को आमंत्रित करने के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। तो यह बात आप नोट कर लीजिए कि साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने पर आवेदकों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा। तो आप जान गए कि मेंस और इंटरव्यू से आपकी मेरिट बनेगी। अब हम कुछ परीक्षा संबंधी निर्देश देख लें, तो वो सब यहीं सिंपल हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कैसे कब एग्जाम है, एग्जाम आ गया है, कुछ खबरी है, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और हर दिन दीजिए कुछ, क्योंकि इस बार आपको सिविल जज बनना है और आपको सिविल जज बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक कर दें, कमेंट करें किस प्रकार के क्वेश्चन डालें। हर दिन अब हम लोग आपके लिए कुछ करवाएंगे। आप पूरी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं नोटिफिकेशन संबंध, तो जल्दी बताइए, क्योंकि मैंने थोड़ी आप स्पीड में बताया, मुझे इसके लिए थोड़ा खेद है कि मैंने थोड़ा स्पीड में पढ़ाया, लेकिन सबसे पहले डालने के चक्कर में मैंने आपको स्पीड में पढ़ाया। तो थैंक यू।